नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय भारत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल हमने भारतीय इतिहास की चर्चा प्रारंभ करी थी और हमारा जो पहला चैप्टर था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, जिसको पढ़ने से पहले हमने थोड़ी सी भूमिका तैयार करी थी और अंग्रेजों की सामान्य जानकारी ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अंग्रेज कैसे आ रहे हैं, सबसे पहले कंपनी की स्थापना कब कर रहे हैं, कौन सबसे पहले आ रहा है, विलियम हॉकिंस जो जलमार्ग से आ रहा है, फिर प्रथम केंद्र सूरत में स्थापित किया, प्रथम वैधानिक केंद्र मछलीपट्टनम में स्थापित किया, सूरत के केंद्र को वैधानिकता कब दी गई 1613 में, फिर हमने कुछ व्यापारिक केंद्रों की बात करी और फिर हमने बात करी थी 3 प्रेसिडेंसियों की, जिसमें हमने मद्रास के बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में पढ़ लिया था, मद्रास के बारे में पढ़ लिया था कि मद्रास में जो फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति था उसने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से जो मद्रास है वो व्यापार के लिए पट्टे पर लिया। फिर हमने बंबई के बारे में पढ़ा था कि बंबई कैसे अंग्रेजों के अधिकार में आ रहा है। तो बंबई में एक विवाह हो रहा है, पुर्तगालियों के जो राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा, उसका विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड के साथ हो रहा है और इस विवाह के बाद चार्ल्स सेकंड को बंबई दहेज में दे दिया गया और चार्ल्स सेकंड ने जो वो बंबई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए किराए पर दे दिया, 10 पाउंड किराए पर। यानी कि हम मद्रास की और बंबई की चर्चा कर चुके हैं। अब हमें चर्चा किसकी करनी है? बंगाल की। दोस्तों, बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना तो 1651 में हो चुकी थी और सबसे पहले बंगाल में व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर हुई? हुगली में। कहाँ पर हुई? हुगली में। कंप्लीट है दोस्तों। अब बंगाल में हम आगे की बात करेंगे और आगे की बात करेंगे हम प्लासी के युद्ध से। किससे करेंगे? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में आपने काफी पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि ये 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। आपने ये भी पढ़ा है कि ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आपने ये भी पढ़ा है कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और साथ दिया अंग्रेजों का। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे थोड़ी कॉन्सेप्चुअल कि हालांकि हमें प्लासी का युद्ध इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सामान्य जानकारी लेनी होती है, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। प्लासी के युद्ध के हर एक पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि ये सभी जो छात्र है, सभी कंपटीशन के छात्र है, उनका लाभ हो सके। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लासी के युद्ध की भूमिका कैसे तैयार हो रही है। प्लासी के युद्ध की भूमिका कैसे तैयार हो रही है? तो दोस्तों देखिए, हुआ क्या कि बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां। कौन थे? अलीवर्दी खां। ये जो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां है, ये 1740 से 1756 के बीच बंगाल के नवाब रहे। सन आपको ध्यान नहीं रखना है, शासनकाल ध्यान नहीं रखना है, नहीं पूछा जाता, गया वो जमाना। अब बातें कॉन्सेप्चुअली होती है, समझ की बात होती है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने जो पढ़ा है, याद किया, उसके बारे में आपकी समझ कितनी है। तो दोस्तों, अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब है। अलीवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं था और इसके थी 3 पुत्रियां। क्या थी? यानी कि अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी, पुत्र कोई भी नहीं था। यानी कि अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का उत्तराधिकारी नहीं है। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि इसकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उसका पुत्र था। कौन था? तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो इसने क्या किया? सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। कि भाई साहब, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बनेंगे? तो कौन बनेंगे? सिराजुद्दौला बनेंगे। इस बात से जले लोग, यानी कि कुछ लोग इसके विरोधी हो गए, इसके परिवार वाले। कौन? तो इसकी एक मौसी थी, यानी अलीवर्दी खां की एक पुत्री थी, जिसे जानते हैं आप घसीटी बेगम के नाम से।
बड़ा ही प्यारा नाम है दोस्तों, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन है? तो अली वर्दी खां की पुत्री। और अली वर्दी खां की जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसका जो पुत्र था वो था शौकत जंग। शौकत जंग, यानी कि शौकत जंग जो है वो अली वर्दी खां का दोहित्र है, यानी कि पुत्री का लड़का है। घसीटी बेगम जो है वो अली वर्दी खां की पुत्री है, बेटी है। और जो सिराजुद्दौला है वो अली वर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का लड़का है, यानी कि ये भी दोहित्र है। ये भी अली वर्दी खां का दोहित्र है, ये भी अली वर्दी खां का दोहित्र है। क्या है? दोहित्र। क्या आप कह सकते हैं कि अली वर्दी खां का क्या है? दोहित्र, यानी कि ये अली वर्दी खां का क्या है? दोहित्र। कौन है? सिराजुद्दौला। ये भी क्या है? दोहित्र। ये क्या है? बेटी। तो घसीटी बेगम इस बात से नाराज है कि सबसे छोटी पुत्री के लड़के को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। शौकत जंग भी नाराज है क्योंकि ये भी चाहता है कि ये भी बंगाल का नवाब बने। तो ये जो घसीटी बेगम है, शौकत जंग है, ये दोनों हो गए इसके विरोधी। किसके हो गए? सिराजुद्दौला के विरोधी। यानी कि सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम क्या हो गई रिलेशन में? तो आप कह सकते हैं कि ये मौसी हो गई। क्या हो गई? मौसी। और ये क्या हो गया? तो ये सिराजुद्दौला के मौसी का लड़का। ठीक है, तो ये जो मौसी है और ये जो मौसी का लड़का है, ये दोनों विरोध में है। किसके विरोध में है? सिराजुद्दौला के। एक चीज तो कंप्लीट है, विरोधी लोग ये दोनों ही नहीं है, विरोधी लोग और भी है। और कौन है? तो एक है इनका दीवान, यानी कि जो सिराजुद्दौला है इनके दीवान है, वो कौन है? तो आप बताएंगे राजवल्लभ। और इसका जो पुत्र है वो कौन है? तो कृष्ण वल्लभ। कौन है? कृष्ण वल्लभ। यानी कि राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ दोनों भी किसके विरोधी है? सिराजुद्दौला के। ये चारों हैं विरोधी। क्या है? विरोधी। किसके विरोधी है? तो आप बताएंगे सिराजुद्दौला के। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इस सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा दोस्तों? षड्यंत्र। यानी कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहे हैं? तो ये चारों। और इस षड्यंत्र में जो इनका साथ है वो दे रहे हैं अंग्रेज। कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। यानी कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ इन चारों का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसकी बात अभी हम करेंगे। दोस्तों क्या हुआ? तो सिराजुद्दौला जो इनको रास्ते से कैसे हटा रहा है, तो इस बात की चर्चा देखिए। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को, एक युद्ध हुआ जिसे जाना जाता है मनिहारी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध। और इस मनिहारी के युद्ध में, इस मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने 1756 में एक युद्ध हो रहा है सिराजुद्दौला के खिलाफ और उसके मौसी के लड़के शौकत जंग के खिलाफ। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। यानी कि भाई साहब एक तो खत्म। राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ इन दोनों ने भी षड्यंत्र रचा। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। और ये दोनों षड्यंत्र रचकर भाग गए और किसकी शरण में चले गए? अंग्रेजों की शरण में। और अंग्रेजों ने इनको क्या दे दी? शरण। किसने शरण दी? अंग्रेजों ने। षड्यंत्र में साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। यानी कि अंग्रेज जो ये इनकी आंतरिक फूट है, बंगाल की आंतरिक फूट है, इसमें सिराजुद्दौला के विरोधियों का साथ दे रहे हैं। अब बात यह है, सवाल यह उठता है कि जो सिराजुद्दौला है उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं अंग्रेज? अंग्रेज उसके खिलाफ इनका साथ क्यों दे रहे हैं? वो चीज समझिए। देखिए दोस्तों, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब, और जो अंग्रेज है, सिराजुद्दौला है और जो अंग्रेज है, उनके बीच मतभेद के कारण, कि उनके बीच मतभेद क्यों है, विवाद क्यों है, इसके कारण क्या है, तो समझिए। सबसे पहला कारण है किलेबंदी। किलेबंदी
किलेबंदी क्या होता है? किलेबंदी आप कह सकते हैं दुर्गीकरण, यानी कि किले बनाना। अब वो क्या रहा है कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो है वो कलकत्ता उनका बंगाल में प्रमुख क्षेत्र है, और वो कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? किलेबंदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किलेबंदी। हालांकि किलेबंदी तो फ्रांसीसी भी कर रहे थे, और कौन कर रहे हैं? अंग्रेज भी कर रहे हैं कलकत्ता में। तो बंगाल के नवाब ने क्या कहा? सिराजुद्दौला क्या कह रहे हैं? सिराजुद्दौला कह रहे हैं कि भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को कह रहे हैं, अंग्रेजों को कह रहे हैं कि भाई साहब आप तो यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? व्यापार करने के लिए। तो आपको किलेबंदी की क्या जरूरत है? दोस्तों, किलेबंदी किस लिए की जाती है? किले किस लिए बनाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। यानी कि कोई आक्रमण करे तो उससे सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती है। तो नवाब कह रहे हैं कि भाई साहब आप तो व्यापारी हो, आपको क्या सुरक्षा की जरूरत है? आपके ऊपर कौन आक्रमण करेगा, और करेगा भी तो मैं हूं ना। नवाब कह रहे हैं कि मैं हूं ना, आप मुझे टैक्स दो, कर दो, उसके बदले में आपकी सुरक्षा करूंगा। तो नवाब ने क्या किया कि नवाब ने जो है किलेबंदी निषेध का आदेश दे दिया, यानी कि बंगाल में किलेबंदी को निषेध कर दिया। अब जो यूरोपियन व्यापारी है वो बंगाल में किलेबंदी नहीं कर सकते। इस आदेश के बाद जो फ्रांसीसी थे वो तो मान गए, उन्होंने किलेबंदी करना बंद कर दिया, नवाब के आदेश की पालना करी। लेकिन अंग्रेज जो थे ना वो जिद्दी थे। क्या थे? जिद्दी। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और उन्होंने किलेबंदी को क्या रखा? जारी रखा। इस बात से जो सिराजुद्दौला है वो अंग्रेजों से नाराज है, आदेश देने के बाद भी नहीं मान रहे। एक कारण। आगे की बात सुनिए। दूसरा कारण है दस्तक या अधिकारों का। दस्तक या अधिकारों का दुरुपयोग। दस्तक या अधिकारों का दुरुपयोग। अब बोले दस्तक क्या होता है? मुझे पता है कि आप लोग काफी होशियार है और आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि दस्तक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप दस्तक को कह सकते हो एक हिसाब से फ्री पास। क्या बोल सकते हो? फ्री पास। फ्री पास कैसे? तो देखिए, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, माना कि ये भारत है और ये जो क्षेत्र है ये बंगाल वाला क्षेत्र है। अब ये जो दस्तक है ये एक पास है, आप कह सकते हैं कि कार्ड है जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है। और अंग्रेजों को ये जो दस्तक है किससे प्राप्त हुआ? तो बंगाल के नवाब से, यानी कि सिराजुद्दौला से। क्या प्राप्त हुआ है? दस्तक। अब ये जो दस्तक है ये काम किस लिए आता है? तो दोस्तों, ये जो दस्तक है ना, अंग्रेजों को दस्तक मिलने के बाद बंगाल में व्यापार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये मुफ्त व्यापार कर सकते हैं, निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। यानी कि जब सिराजुद्दौला से इन अंग्रेजों को दस्तक मिल गया तो इनको बंगाल में व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये क्या हो गए? टैक्स फ्री। अब ये जो सुविधा है अंग्रेजों को दस्तक की, ये बंगाल के नवाब ने दी। किसने दी? बंगाल के नवाब ने। लेकिन ये जो सुविधा है, इस सुविधा का जो अंग्रेज है वो पाचन नहीं कर पाए। कैसे? तो इन्होंने क्या किया कि ये जो दस्तक होता था, ये दस्तक है भारतीय व्यापारियों को। किसको? भारतीय व्यापारियों को पैसों के बदले बेच देते थे। भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। कौन बेच देते थे? अंग्रेज। अंग्रेजों को दस्तक नवाब से प्राप्त हुआ फ्री में व्यापार करने के लिए। लेकिन ये क्या करते थे? ये जो दस्तक था, ये दस्तक किसको बेच देते थे? भारतीय व्यापारियों को। यानी कि ये जो दस्तक वाली सुविधा है ये केवल अंग्रेजों के लिए ही है। बाकी जो भी है, जैसे फ्रांसीसी व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, चाहे भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, सबको व्यापार करने के बदले शुल्क देना पड़ेगा। अब ये सुविधा केवल किसके लिए है? तो ये सुविधा केवल अंग्रेजों के लिए। तो अंग्रेज क्या करते थे कि पैसों के बदले ये जो दस्तक था ये भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे।
तो इससे जो भारतीय व्यापारी है वो भी बंगाल में क्या करते थे, मुफ्त में व्यापार। तो इनसे जो कर प्राप्त हो रहा था, इनसे जो टैक्स प्राप्त हो रहा था नवाब को, वो मिलना बंद हो गया, जिससे नवाब को क्या होने लग गया, आर्थिक नुकसान। क्या होने लग गया, आर्थिक नुकसान, क्योंकि जो भारतीय व्यापारियों से टैक्स प्राप्त हो रहा था नवाब को, वो ना प्राप्त होना बंद हो गया। इस प्रकार ये जो इनको अधिकार मिल रहे हैं अंग्रेजों को, ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब भारतीय व्यापारी बंगाल में व्यापार कर रहा है और उससे कोई नवाब का अधिकारी पूछेगा कि भाई टैक्स, तो बता देगा ले ये फ्री पास देख, तो उसके बाद वो टैक्स लेंगे ही नहीं। इसी प्रकार ये दुरुपयोग कर रहे हैं। एक और रीजन है, क्या रीजन है, एक रीजन है, होता क्या है कि जब नवाब का राज्याभिषेक होता है ना, नवाब के राज्याभिषेक के समय अंग्रेजों द्वारा भेंट या आप कह सकते हैं कि उपहार नहीं देना, भेंट या उपहार नहीं देना। अपने भारत में क्या सिस्टम था कि अगर कोई नया शासक बनता था ना, नया शासक, तो उससे जो विदेशी होते थे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, वो उसके दरबार में उपस्थित होते थे। जैसे अभी हमारे शपथ ग्रहण समारोह में सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसी प्रकार जब नया कोई नवाब बनता था तो सब इकट्ठे होते थे, उसके सम्मान में आते थे और सम्मान में आकर उसे जो है कुछ उपहार देते थे, धन देते थे, सोने चांदी वगैरह देते थे, कुछ उपहार देते थे, कुछ भेंट देते थे तोहफे के रूप में। लेकिन हुआ क्या कि जब सिराजुद्दौला नवाब बने, कौन बने, जब सिराजुद्दौला नवाब बने 1756 में, तो सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज ना तो उनके राज्याभिषेक में उपस्थित हुए, और ना ही उन्होंने नवाब को कोई भेंट दी, कोई उपहार दिया। इस बात से भी नवाब नाराज है, उसको मल्लाल है कि ये इन्होंने किया क्यों नहीं। तो ये तीन मुख्य चीजें हैं जिससे बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच क्या है, मतभेद है। कंप्लीट है दोस्तों कि सबसे पहले हमने देखा कि सिराजुद्दौला व अंग्रेज के बीच में मतभेद क्यों है। तो नवाब ने कहा कि आप किलेबंदी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजों ने इसको जारी रखा। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो अधिकार मिले नवाब से, दस्तक या जो अधिकार मिले, उनका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग, फ्री पास, ये जो है भारतीय व्यापारियों को बेच देते हैं। कंप्लीट है। तीसरी चीज हमने देखी कि ये जो भारतीय व्यापारियों को बेच रहे हैं, इससे इनको क्या हो रहा है, नुकसान। और उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी कि नवाब के राज्याभिषेक के समय जो विदेशी होते हैं, यूरोपियन होते हैं, उनके द्वारा जो उपहार है, भेंट है, वो दी जाती है। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के समय ऐसा नहीं किया कि 1756 में जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा, नहीं किया, ना तो ये उपस्थित हुए न और ना ही इन्होंने उपहार दिया। इस कारण से भी जो नवाब है वो नाराज है। ये 3 कारण है नवाब के नाराज होने का, जो आप ध्यान में रखेंगे। अब हुआ क्या कि अभी हमने देखा था कि पिछले पार्ट में कि ये जो राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ है, ये दोनों भाग गए थे और इनको शरण किसने दी थी, अंग्रेजों ने। तो फिर नवाब जो सिराजुद्दौला था, उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि ये राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ मेरे हवाले कर दो। यानी कि जो नवाब है वो अंग्रेजों से राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को मांग रहा है सजा देने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को नहीं देंगे। कंप्लीट है दोस्तों। इस बात से भी बंगाल का नवाब नाराज है। यानी कि कहें तो बंगाल का नवाब जो है अंग्रेजों से परेशान हो चुका है, फिर इसे परेशान होकर कदम उठाने पड़े। तो क्या कदम उठा रहा है, देखिए, इसने कर दिया भाई साहब आक्रमण, माना कि ये भारत है। ये जो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर इनकी एक व्यापारिक कोठी थी अंग्रेजों की, जिसे आप कासिम बाजार के नाम से जानते हैं। कासिम बाजार, यानी कि कासिम बाजार इनकी एक व्यापारिक कोठी थी। किसकी थी, अंग्रेजों की। तो नवाब ने क्या किया, जून 1756 में इस कासिम बाजार पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। अब नवाब कार्यवाही कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। और क्या किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों का एक मुख्य नगर है,
मुख्य दुर्ग है फोर्ट विलियम, बंगाल। इस पर भी नवाब ने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम पर भी आक्रमण कर दिया। जब नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पर जो गवर्नर था डेन था, और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भाग गए। और कहाँ पर भागे, तो एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, फुल्टा टापू। कौन सा टापू पड़ता है, फुल्टा टापू। और ये जो है डेन और अंग्रेज अधिकारी थे जो भाग गए। कहाँ भाग गए, तो आप बताएंगे कि ये कहाँ भागे, फुल्टा टापू पर। कहाँ से भाग गए, फोर्ट विलियम से। इस प्रकार कासिम बाजार पर, फोर्ट विलियम पर और कलकत्ता पर किसका अधिकार हो गया, नवाब का अधिकार हो गया। एक और घटना इसी दौरान होती है जिसके बारे में आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा। कौन सी घटना है, तो आप उसे जानते हो, ब्लैक होल घटना के नाम से। ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल घटना कब हो रही है, 20 जून 1756 को। सन आपको ध्यान नहीं रखना है, सामान्य जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ब्लैक होल घटना क्या है, NCERT के अनुसार देखें हम तो उसमें बताया हुआ है कि एक 18 फीट लंबा, एक 18 फीट लंबा और 14 फीट और 10 इंच चौड़ा, ये जो आंकड़े हैं ये NCERT में बताए गए हैं कि 18 फीट लंबा एक और 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक रूम है। आपको ये आंकड़े ध्यान नहीं रखना है, याद नहीं करना है, केवल आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कल्पना कर सको कि इतना छोटा कमरा, आप अपने आसपास को एरिया को देखकर समझ सकते हैं कि 18 फीट और 14 फीट कितना होगा। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें नवाब ने इतने छोटे कमरे में 146 अंग्रेज बंदियों को कैद कर लिया, यानी कि इतने छोटे रूम में 146 अंग्रेज बंदियों को कैद कर दिया। अब सामान्य सी बात है, दम तो घुटने ही था, और इसमें दम घुटने से लगभग 123 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु, यानी कि 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें से 23 ऐसे थे जो बाबा रामदेव से कपालभाति करते थे, और ये 23 जो है बच गए। क्या हुआ, ये बच गए। 123 मारे गए, 23 बच गए। इसे कहते हैं हम ब्लैक होल घटना, इसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। ये कारनामे कौन कर रहा है, तो सिराजुद्दौला कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। अब ये बात कौन बता रहा है, तो कहते हैं कि इन्हीं 23 में से एक व्यक्ति बचा था जो था होलवेल। कौन था, होलवेल। और होलवेल ये बात बता रहा है, होलवेल इस चर्चा के बारे में, ये जो कथित रचना आपको दिख रही है ये होलवेल की है, जिसे इतिहासकार कहते हैं कि ये सरासर झूठी है। पॉसिबल ही नहीं है कि इतने छोटे रूप में 146 व्यक्तियों को कैद कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। ये है ब्लैक होल घटना जो 20 जून 1756 की है। और क्या हो रहा है, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि 146 व्यक्तियों को कैद किया, जिसमें से 123 मारे गए और 23 बच गए। क्वेश्चन आपके लिए यह पूछा जाएगा कि ब्लैक होल घटना किसके समय हुई थी, बंगाल का नवाब कौन था, तो आप क्या बताएंगे, सिराजुद्दौला। कहां पर हुई थी, तो कलकत्ता में। क्या बताएंगे आप, कहां पर हुई थी, तो कलकत्ता में। कंप्लीट है दोस्तों, यानी कि हमने बात करी कि जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों से काफी परेशान हो चुका है, फिर कार्यवाही कर रहा है। क्या कार्यवाही कर रहा है, तो जो कासिम बाजार है इसके ऊपर, जो अंग्रेजों का कारखाना था, इसके ऊपर आक्रमण करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम के ऊपर भी आक्रमण करके अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज थे वो कहाँ भाग गए, तो अंग्रेजों का जो अधिकारी कौन था, तो वो डेन था, यहाँ पर गवर्नर डेन था। और जो अंग्रेज अधिकारी थे बाकी वो कहाँ भाग गए, यहाँ से फुल्टा टापू पर भाग गए। और अधिकार किसका हो गया, तो सिराजुद्दौला का। ब्लैक होल घटना हुई जिसे कलकत्ता में हो रही है, 146 व्यक्तियों को कैद किया गया, 123 मर गए, 23 बच गए। कंप्लीट है दोस्तों। बात करते हैं आगे की, यानी कि अंग्रेज काफी परेशान हो चुके हैं, किससे, नवाब की कार्यवाही से। अंग्रेजों का मुश्किल वक्त चल रहा है,
परेशानी वाला, यानी कि कह सकते हैं हम परेशानी वाले दिन चल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने परेशानियों में याद किया अपने प्रमुख गवर्नर जनरल को, और इनके प्रमुख गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव, बनेंगे आगे गवर्नर। क्लाइव की बात करें ना, ये उस समय मद्रास में थे। कहाँ थे? मद्रास में। और मद्रास के बाद इनको बुलाया गया, कहाँ पर बुलाया गया? तो बंगाल में अंग्रेजों ने। अगर क्लाइव की बात करें, काफी चतुर व्यक्ति था और काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। इसके काल में अंग्रेजी जो थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो काफी फली फूली। अगर हम कहें कि, अगर हमारी मेवाड़ी भाषा में कहें कि अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजा ने इका पग पूजना छावे, तो ये भी गलत नहीं होगा। इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे। क्लाइव आते ही क्या करते हैं? क्लाइव जो नवाब की आंतरिक फूट है उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या आंतरिक फूट है? तो एक है मीर जाफर जो सेनापति हैं सिराजुद्दौला के, और एक है मानिक चंद जो अधिकारी हैं अपने सिराजुद्दौला के, और भी बहुत सारे थे। सादिक खान थे, मास्टर अमीर चंद थे, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको क्या किया, तो जिनको जो है क्लाइव ने घूस देकर, रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। और इनके सहयोग से जो है, जो कलकत्ता नवाब के अधिकार में चला गया, उस कलकत्ता पर वापस किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने। किसने अधिकार कर लिया? कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से करा? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, कर लिया। किसकी सहायता से करा? तो आप बताएंगे किसकी सहायता से करा? मीर जाफर और मानिक चंद को रिश्वत देकर कर लिया और वापस कलकत्ता पर अधिकार हो गया। इस बात से भाई साहब डर गया अपना सिराजुद्दौला, यानी कि बंगाल का नवाब डर गया कि जो क्लाइव है उसने उसके अधिकारियों को, उसके सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। अब सिराजुद्दौला को डर है कि अंग्रेज जो है इनको अपने साथ करके कहीं उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। इसी बात के डर के कारण अंग्रेजों के बीच और क्लाइव के बीच एक संधि होती है जिसे आप जानते हैं अलीनगर की संधि। किस नाम से जानते हैं? अलीनगर की संधि। कब हो रही है? तो 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 को एक संधि हो रही है। कौन सी संधि है? तो अलीनगर की संधि। इंपॉर्टेंट संधि है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो आप बताएंगे कि ये जो अलीनगर की संधि है ये है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला के बीच हुई। अलीनगर की संधि किसके बीच में हो रही है? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। संधि में क्या तय किया गया? तो संधि की बातें देखिए। पहली बात, अंग्रेजों को किले बंदी करने का अधिकार दे दिया। किसका अधिकार दे दिया? किले बंदी का। कि भाई साहब अब नवाब ने जो है परेशान होकर कह दिया कि जाओ जिलो अपनी जिंदगी और क्या करो, किले बंदी करो, जो पहले ले लिया था। और क्या हो रहा है? तो देखिए, और इनको कुछ व्यापारिक रियायतें दी गई। व्यापारिक रियायतें यानी कि जो कर थे वो कर घटा दिए गए, कम कर दिए गए अंग्रेजों के ऊपर। और क्या हो रहा है? एक चीज आप बताएंगे कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख हर्जाने के रूप में दिए, यानी कि 3 लाख क्या दिया? हर्जाना दिया। किसने दिया? नवाब ने। सारे काम नवाब ही कर रहा है। इनको अधिकार कर दे रहा है, किले बंदी करो, इनको व्यापारिक रियायतें दे रहा है, छूट दे रहा है टैक्स पर, 3 लाख का हर्जाना दे रहा है। ये बात कौन कर रहा है? अपना सिराजुद्दौला। यानी कि सिराजुद्दौला बस दे रहा है। किसको दे रहा है? तो अंग्रेजों को। अब बदले में सिराजुद्दौला को क्या मिला? तो बदले में सिराजुद्दौला को एक चीज मिली, सुरक्षा का आश्वासन। कौन सा आश्वासन? सुरक्षा का आश्वासन। कि भाई साहब कह दिया क्लाइव ने कि हम आपके जो विरोधी हैं मीर जाफर, इनके साथ मिलकर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे।
हमारा विश्वास करो। बस ये आश्वासन दिया गया नवाब को, और नवाब ने जो ये अधिकार जो सारे आप देख रहे हैं ये किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए। किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए। कंप्लीट है दोस्तों। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमने इससे पहले देख रहे हैं कि जो नवाब है वो कार्रवाई कर रहा है, वो विलियम फोर्ट पर, कासिम बाजार पर और अधिकार कर चुका है कलकत्ता पर, और साथ ही एक ब्लैक होल घटना हुई जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए हैं। उसके बाद अंग्रेज परेशान हो चुके हैं और अंग्रेजों ने किसको बुलाया है, क्लाइव को बुलाया मद्रास से। क्लाइव ने आते ही क्या किया, मीर जाफर को, मानिक चंद को अपनी ओर मिला लिया, और अपनी ओर यानी कि इनको रिश्वत देके मिला लिया, और इनकी सहायता से कलकत्ता पर वापस अधिकार कर लिया। इस बात से कौन डर गया, तो अपना सिराजुद्दौला डर गया, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ क्या, कौन सी संधि करी, अलीनगर की संधि। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई, तो आप बताएंगे कि अलीनगर की जो संधि है वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई, जिसमें 3 प्रमुख काम किए जा रहे हैं कि नवाब किलेबंदी का अधिकार दे रहा है, व्यापारिक छूटे दे रहा है, और 3 लाख का हर्जाना दे रहा है। बदले में नवाब को क्या मिला, तो सुरक्षा का आश्वासन। क्या मिला, आश्वासन। अब देखिए आगे क्या हुआ, यानी कि संधि हो गई, लेकिन अंग्रेज जो थे वो काफी चतुर थे। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई, अंग्रेजों ने एक बात समझ ली थी, क्लाइव काफी चतुर था, उसने एक बात समझ ली थी कि ये जो नवाब है और ये जो भारतीय हैं, इन लोगों के बीच फूट बहुत है। क्या है, फूट, और ये लालची भी बहुत है। अगर इनको लालच देंगे तो ये अपनी ओर मिल जाएंगे। तो क्लाइव ने सोचा कि अगर बंगाल का नवाब ऐसा हो जो हमारी बात मानता हो, जो हमारे नियंत्रण में हो, तो हम जो है यहाँ से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं या इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तो क्लाइव के दिमाग में ये चीज़ आई, और क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने मिला लिया मीर जाफर को अपनी ओर। किसको, क्लाइव ने मीर जाफर को, किसको, मीर जाफर को नवाब बनाने का आश्वासन देकर, नवाब बनाने का आश्वासन देकर अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। कंप्लीट है। जो क्लाइव था उसने कहा मीर जाफर से कि आपको सेनापति रहकर कुछ नहीं मिलने वाला, आप हमारा साथ दो और हम सिराजुद्दौला को पराजित करेंगे, इसको नवाब पद से हटाएंगे। किससे, नवाब पद से हटाएंगे, और नवाब किसको बनाएंगे, आपको बनाएंगे। कंप्लीट है। इस बात से, इस लालच में मीर जाफर भी आ गया, और मीर जाफर भी आके क्या किया, मीर जाफर भी जो है वो अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब अंग्रेजों की इन कूटनीतियों से जो है वो अपना जो सिराजुद्दौला है वो काफी परेशान हो चुका है। अगर हम मेवाड़ी भाषा में कहें कि छाती तक दाब गयो तो भी गलत नहीं होगा। तो फिर बाद में अब बंगाल के नवाब के पास में एक ही ऑप्शन बचा, बैटल, युद्ध। और ये भूमिका तैयार होने के बाद में अपना जो युद्ध है वो हो रहा है। और युद्ध कौन सा है, तो आप कहेंगे कि युद्ध हो रहा है प्लासी का युद्ध। कौन सा हो रहा है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हो रहा है, तो तारीख हम पहले भी देख चुके हैं, 23 जून 1757, जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, जिसने सामान्य तरीके से पढ़ा है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, तो वो भी आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो है वो क्लाइव के बीच में, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है। और बात करें इसके विरोध में तो सिराजुद्दौला। कौन है, सिराजुद्दौला। क्लाइव के साथ में है मीर जाफर। कौन है, मीर जाफर, जो विश्वासघात सेनापति है। और विश्वासघात सेनापति किसका है, तो सिराजुद्दौला का। ये सामान्य सी जानकारी जो आप लोगों को पता है। NCERT के अनुसार बताया गया है कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। कितने, 50,000। और मीर जाफर यानी कि क्लाइव के पास लगभग 3,000 सैनिक।
जिसमें कहते हैं कि 2100 जो है भारतीय सैनिक थे, 950 जो है पैदल सैनिक थे, 100 तोपची थे और 10 नाविक थे। ये आंकड़ा आपको ध्यान नहीं रखना है, सामान्य जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आप ताकि कल्पना कर सके कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक है, लेकिन अंग्रेजों के पास केवल 3,000 सैनिक। लेकिन अंग्रेजों के पास है तकनीक। क्या है? तकनीक। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। परिणाम आप सभी जानते हैं। और अपना जो सिराजुद्दौला है वो यहाँ से भाग जाता है और इसकी हत्या कर देते हैं मीरन। कौन कर देता है? मीरन। अब बोले मीरन कौन थे? तो मीरन जो है वो मीर जाफर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मीर जाफर के पुत्र थे मीरन। और मीरन किसकी हत्या कर देता है? सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला रास्ते से सांप, यानी कि रास्ते का काटा सांप हो गया। कंप्लीट है दोस्तों। फिर क्या होता है? इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं? इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं, ये चीज हमें देखनी है। देखिए दोस्तों, परिणाम क्या निकल रहे हैं। तो सबसे पहले बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन कैसे हुआ मैं बताता हूं। बंगाल का नवाब किसको बनाया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। किसको बना दिया गया? मीर जाफर को। कंप्लीट है दोस्तों। अब बंगाल अंग्रेजों के अधीन कैसे आ रहा? तो मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब किसके बदौलत बन रहा है? तो अंग्रेजों की बदौलत बन रहा है। अंग्रेजों ने उसको बंगाल का नवाब बनाया, यानी कि उसे अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी। इस मीर जाफर को आप कठपुतली नवाब के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। किस नाम से? कठपुतली नवाब। इसी मीर जाफर को कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कठपुतली की तरह नचाया। तो एक हिसाब से बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो रहा है। और इसके बाद बंगाल कभी आजाद नहीं हुआ तो था, लेकिन 1947 में बंगाल के नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। मीर जाफर ने क्या किया? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दे दी। क्या दे दी? 24 परगनों की जमींदारी। 24 परगनों की जमींदारी दे दी। कंप्लीट है दोस्तों। युद्ध के परिणाम 3 निकल रहे हैं। बंगाल अंग्रेजों के अधीन लगभग हो गया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। सिराजुद्दौला मारा गया, मीर ने हत्या कर दी। और 24 परगनों की जमींदारी, यानी कि वहां से कर वसूलने का, किसानों से कर वसूलने का अधिकार किसको दे दिया? तो अंग्रेजों को दे दिया। किसने दे दिया? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने जो ये 24 परगने थे, यहाँ से जमींदारी का अधिकार जो है वो किसको दे रहा है? अंग्रेजों को दे रहा है। समझे दोस्तों? 24 परगने, यानी कि परगने उस समय, परगनों से अभिप्राय उस समय तहसीलों से था। कंप्लीट है दोस्तों। एक और चेंजमेंट आया। अब क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब मीर जाफर है, इसने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया और एक वार्षिक निश्चित राशि भी तय की गई, जो प्रति साल मीर जाफर को अंग्रेजों को देनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही मीर जाफर को नवाब बनाया, इसलिए मीर जाफर को राशि अंग्रेजों को देनी पड़ेगी, डेफिनेटली देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बाद चेंजमेंट कहते हैं कि ये जो मीर जाफर है, इसने अपने काल में लगभग अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए दिए थे कर के रूप, यानी कि अंग्रेज इसे लूट रहे थे। अब इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के व्यापार पर क्या चेंजमेंट आ रहा है वो देखिए भारत से ले जाते थे कच्चा माल। क्या ले जा रहे हैं? कच्चा माल, यानी कि यहाँ से मसाले ले जा रहे हैं और भी बहुत सारा कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे भारत से, और आगे जाकर उसमें उद्योगों में उसका उपकरणों का या वो कुछ भी बोले तो उसका निर्माण किया जाता था। लेकिन भारत से क्या ले जा रहे हैं? कच्चा माल। अब कच्चा माल ले जाने के बदले भारत के व्यापारियों को या भारत के किसानों को इनको देनी पड़ रही है चांदी। क्या देनी पड़ रही है? चांदी। यानी कि भारत से कच्चा माल ले जा रहे हैं, उसके बदले क्या देनी पड़ रही है? चांदी। इससे अंग्रेजों को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ? तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बहुत सारा धन मिल रहा है, भारतीय मुद्रा मिल रही है।
तो इससे चेंज क्या आया कि अब अंग्रेजों को जो है चांदी नहीं देनी पड़ेगी। अब जो अंग्रेज है वो कच्चा माल किससे खरीदेंगे कि भारतीय रुपयों से, या कहते हैं कि भारतीय धन से, या क्या करेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे। यानी कि इन्हें धन मिल गया, इस धन से ये कच्चा माल खरीदेंगे, इन्हें चांदी अब नहीं देनी पड़ेगी। ये चेंजमेंट आया, समझे दोस्तों। यानी कि अब अंग्रेजों का फायदा ही फायदा है। अब इन्हें ब्रिटेन से कुछ नहीं लाना है, ये भारत से ही लगान वसूल रहे हैं, या कहे तो हम धन मिल रहा है इनको नवाब से, और उसी धन से ये कच्चा माल खरीद रहे हैं। और वो जो कच्चा माल है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन। ये जो धन है ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भारत से ही प्राप्त हो रहा है। और इसी धन से क्या माल खरीद रहे हैं, कच्चा माल, और ये कच्चा माल कहाँ जा रहा है, तो ब्रिटेन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में। ये मुख्य चेंजमेंट आया इनके व्यापार में। अब प्रारंभ होती है अपनी भू राजस्व व्यवस्था। हालांकि इसके बाद में एक युद्ध और पढ़ना है, मीर कासिम का, यानी कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं, क्योंकि उसकी भूमिका अब जो है क्रम से तैयार होती जाएगी। तो दोस्तों समझ चुके आप कि अंग्रेजों ने जो है अब धीरे धीरे जो है भारतीय सत्ता पर या भारत के नवाब को अपने नियंत्रण में ले लिया, और यहाँ से भारतीयों का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। हम कहते भी हैं कि जो आर्थिक शोषण के, यानी कि उपनिवेशवाद के हम जो 3 चरण पढ़ेंगे, उसकी पहले चरण की शुरुआत 1757 से प्लासी के युद्ध से ही होती है। ये युद्ध तो इतना प्रभावशाली था कि एक व्यक्ति हैं डॉक्टर जदुनाथ सरकार, इतिहासकार हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, जदुनाथ सरकार। क्या नाम बोल रहा हूं मैं, जदुनाथ सरकार। इन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद मध्यकाल का अंत हो गया। किसका, मध्यकाल का अंत हो गया, और आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया। युग का प्रारंभ हो गया, समझे दोस्तों। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध को मध्यकाल का अंत कौन बता रहे हैं, प्लासी के युद्ध को आधुनिक युग की शुरुआत कौन बता रहे हैं, तो आप बताएंगे डॉक्टर जदुनाथ सरकार। कौन बता रहे हैं, डॉक्टर जदुनाथ सरकार। कंप्लीट है दोस्तों आज की चर्चा को एक बार वापस देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी प्लासी के युद्ध के बारे में, और प्लासी के युद्ध की भूमिका बना रहे हैं हम कि प्लासी का युद्ध हो क्यों रहा है। तो हमने देखा कि अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को, उसके कोई पुत्र नहीं होने से, अपने दोहित्र को, छोटी पुत्री के लड़के को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे उसकी पुत्री और उसका एक और दोहित्र, यानी कि सिराजुद्दौला की मौसी और उसकी मौसी का लड़का शौकत जंग और घसीटी बेगम, दोनों क्या हो गए, नाराज, इसके विरोध में है। और इनका साथ कौन दे रहे हैं, तो राजवल्लभ, और कौन है, तो कृष्ण वल्लभ। और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र, और षड्यंत्र में इनका साथ कौन दे रहे हैं, तो अंग्रेज। और क्या पढ़ा, तो सिराजुद्दौला ने इस शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। और हमने देखा कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में मतभेद क्यों है, क्यों वो उनको उनके षड्यंत्र में उनका साथ दे रहे हैं। तो हमने देखा कि बादशाह के, यानी कि नवाब के मना करने के बाद भी ये किलेबंदी कर रहे थे, जबकि नवाब ने कह दिया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते। ये दस्तक, फ्री पास, जो बंगाल में इनको मुफ्त व्यापार के लिए मिला था, टैक्स फ्री बिजनेस के लिए मिल रहा है, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसों के बदले भारतीय व्यापारियों को बेच रहे हैं, जिससे नवाब को क्या हो रहा है, आर्थिक नुकसान। फिर हमने देखा कि नवाब के राज्याभिषेक के समय आमतौर पर जो है वो यूरोपियन है वो उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात से जो नवाब थे वो क्या थे, नाराज। फिर हमने आगे की चर्चा करी, कि फिर जो नवाब है वो कार्यवाही कर रहा है। नवाब ने क्या किया, तो नवाब ने इनकी जो प्रमुख फैक्ट्री थी बंगाल में, कासिम बाजार, इसके ऊपर अधिकार कर लिया, और फोर्ट विलियम के ऊपर भी आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। और अंग्रेज कहाँ भाग गए, तो अंग्रेज जो है फुल्टा टापू पर भाग गए। और क्या देख रहे हैं, तो और हमने देखी ब्लैक होल घटना, जिसमें कलकत्ता में लगभग 146 अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया गया, जिसमें 123 मारे गए और केवल 23 बचे। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में अंग्रेज परेशान हो चुके हैं, और अंग्रेज किसको बुला रहे हैं, तो अंग्रेज बुला रहे हैं क्लाइव को। किसको बुला रहे हैं, क्लाइव को।
क्लाइव ने क्या किया, तो मीर जाफर और मानिक चंद को रिश्वत देकर, घूस देकर इसने कलकत्ता को अपने नियंत्रण में वापस ले लिया। अब सिराजुद्दौला डर गया इनके विश्वासघात से और उसने एक संधि करी, अलीनगर की संधि। किस किस के बीच में, क्लाइव और सिराजुद्दौला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें क्या अधिकार दिए जा रहे हैं, अंग्रेजों को किलेबंदी के अधिकार दे दिए गए, उन्हें व्यापारिक छूटें दी गई, रियायतें दी गई, 3 लाख का हर्जाना दिया गया, बदले में केवल उसको सुरक्षा का आश्वासन मिला अंग्रेजों से। उसके बाद हमने क्या देखा कि फिर भी अंग्रेज नहीं मान रहे इस संधि के बाद भी, और क्लाइव काफी चतुर था और वो भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। यहीं से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो अपनाना प्रारंभ कर दिया। और क्लाइव क्या कर रहा है, तो क्लाइव जो है मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन देकर अपनी ओर मिला लेता है। और मीर जाफर जो है विश्वासघात करता है, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। फिर हम युद्ध देख रहे हैं, कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। प्लासी यूपी में पड़ता है वर्तमान में। क्लाइव और मीर जाफर दोनों साथ में है और इनके विरोध में है सिराजुद्दौला। आगे हमने देखा कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई, तो क्लाइव की हुई, अंग्रेजों की हुई। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी। और फिर देखा हमने कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो बंगाल लगभग अंग्रेजों के अधीन आ गया, क्योंकि मीर जाफर जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इसे हम कठपुतली वाला नवाब कह रहे हैं। इस मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दी और लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 3 करोड़ रुपए अपने शासनकाल में अंग्रेजों को दिए। तो यहाँ से चेंजमेंट क्या आ रहा है, तो यहाँ से चेंजमेंट ये आ रहा है कि जो अंग्रेज पहले भारत से कच्चा माल खरीदने के बदले चांदी दे रहे थे, उनको अब चांदी नहीं देनी पड़ेगी, उनको भारत से धन मिलने लग गया। उसी धन की सहायता से वो भारत से कच्चा माल खरीदेंगे, यानी कि भारत के धन से ही भारत का कच्चा माल खरीदेंगे। और कच्चा माल कहाँ जाएगा, ब्रिटेन। कंप्लीट है दोस्तों, अंग्रेजों को कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है अब, क्योंकि भारत से उनको धन मिल रहा है। और उसके बाद में अंग्रेजों की जो है मांगे बढ़ती गई। अंग्रेज काफी महत्वाकांक्षी थे, उच्चाकांक्षी थे, उनकी मांगे बढ़ती गई, जिनको पूरा कौन नहीं कर पाया, तो अपना मीर जाफर नहीं कर पाया। और 1760 की बात है, मीर जाफर को भी पद से हटा देंगे अंग्रेज और 1760 में जो है मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बताएंगे, यानी कि नवाब बनाएंगे। दोस्तों आज तक की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा ये वीडियो। दोस्तों कल की चर्चा में हम बक्सर का युद्ध, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि उसकी भूमिका तो क्रम से तैयार होती गई और क्रम से तैयार। लेकिन कल जो हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो है द्वैध शासन, जिस पर हम कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कि द्वैध शासन होता क्या है, किसको बोलते हैं हम द्वैध शासन। उसके बाद में हम स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, उस पर भी कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कि स्थायी जो बंदोबस्त है वो होती क्या है। कंप्लीट है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जो छात्र, जो आपके साथी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।